नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और दैनिक घटना चक्र के 8 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूं। तो जो कि प्रश्न उत्तर प्रारूप में है। तो आज का जो पहला प्रश्न है घटना चक्र के सीरीज का, तो वह है कि भारत की दूसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन का क्या नाम है। भारत की दूसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन का नाम है INS अरिघात। इसका आंसर सी होगा, INS अरिघात। INS अरिघात देखिए, जो देश की दूसरी बैलिस्टिक सबमरीन है INS अरिघात, जो जल्द ही नौसेना में शामिल होने वाली है। यह पनडुब्बी INS अरिहंत की तरह ही न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, जिसका पहले नाम रखा गया था INS अरिदमन। इसे विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर्स के में एडवांस टेक्नोलॉजी बेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है ना। तो जो INS अरिघात है ये न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, और ये जो बैलिस्टिक सबमरीन है ये इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या इसका फीचर्स होता है, इसकी विशेषता ये है कि ये पनडुब्बी समुद्र के भीतर से बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण कर सकती है। और ये भारत की नौसेना का एक बहुत मजबूत पक्ष उभरेगा जब दूसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। ठीक है, दूसरा सवाल, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल HSTDV, हाइपरसोनिक HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया। इस तकनीक को हासिल करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है। तो इसका आंसर ए होगा, भारत चौथा देश बना है। भारत चौथा देश बना है। देखिए इसको समझिएगा, ठीक है ना, कि DRDO ने हाइपर टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज से किया है। APJ अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज से किया है। भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस तकनीक को प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। इसके माध्यम से भविष्य में न केवल हाइपरसोनिक है ना क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जा सकेगा, बल्कि इससे कम खर्च में, यानी कम खर्च में सैटेलाइट भी लॉन्च किए जा सकते हैं। देखिए, हाइपरसोनिक लंबी दूरी के क्रूज मिसाइलों के लिए यान के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। लंबी दूरी के क्रूज मिसाइलों को वो यान के रूप में उसको ले जाता है, ठीक है ना। देखिए, इस मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए भारत ने अग्नि मिसाइल से इस हाइपरसोनिक डेमोस्ट्रेटर व्हीकल को 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। अग्नि मिसाइल का इसमें उपयोग किया गया, और उसके बाद इस यान का इनर, और उसके बाद जो 30 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद यह अग्नि मिसाइल और हाइपरसोनिक डेमोस्ट्रेटर व्हीकल दोनों अलग अलग हो गए। और उसके बाद जो हाइपरसोनिक डेमोस्ट्रेटर व्हीकल के अंदर जो एक इनर इंटेक था वो खुल गया, और उसके स्क्रैमजेट इंजन चालू हो गया। जो उस व्हीकल में स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ तो वो चालू हो गया, और इस इंजन ने 20 सेकेंड के भीतर ही 6 मैक की रफ्तार, यानी 6 मैक यानी कि ध्वनि से 6 गुना की गति प्राप्त कर ली, है ना। तो ये जो व्यवस्था है जो भारत में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये अग्नि मिसाइल के साथ इसको जोड़कर किया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 वर्षों में भारत अग्नि मिसाइल की जगह स्मैक जेट इंजन से ही लॉन्चिंग कर सकेगा। अभी जो लॉन्चिंग के लिए अग्नि मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, और अगले जो 30 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद स्मैक जेट इंजन खुला। तो ये जो भारत का ये तकनीक है, तो इस तकनीक में सुधार अगले 5 वर्षों में भारत कर लेगा, और इसमें अग्नि मिसाइल का इस्तेमाल न करते हुए स्मैक जेट इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मैक 6 गति से वो अपना रफ्तार पकड़ लेते हैं। और ये क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण इससे किया जाएगा, है ना। इससे क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाएगा, ठीक है। यह महत्वपूर्ण है, लंबी दूरी के क्रूज मिसाइलों का। अगला सवाल, किस देश ने अगले माह होने वाले थॉमस कप और उबेर कप से अपना नाम हटाने का फैसला किया है। तो वो देश है, इसका ऑप्शन सी होगा, थाईलैंड, है ना। थाईलैंड ने अगले माह 3 से 11 अक्टूबर तक डेनमार्क के आरहुस में खेले जाने वाले थॉमस कप, उबेर कप से अपना नाम वापस ले लिया है ना। थाईलैंड अपना नाम वापस ले लिया। यह फैसला कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण किया गया है ना। थॉमस कप जो है वो टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है पुरुषों की,
और उबेर कप टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है महिलाओं की, तो इससे में अब भाग नहीं लेगा थाईलैंड। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में ग्राफिक डिजाइनर एवं साइन बोर्ड कलाकार उन्नी कृष्णन रूबी किस देश में कथित रूप से आत्महत्या कर ली है ना। तो एक भारतीय मूल के कलाकार थे जो कि ग्राफिक कलाकार डिजाइनर थे, उन्नी कृष्णन रूबी, वो आत्महत्या कथित रूप से, यानी कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ आत्महत्या है, तो कथित रूप से वो आत्महत्या कर ली। तो किस देश में ये आत्महत्या उन्होंने की, तो यहाँ होगा मस्कट, ओमान है ना, ओमान में। देखिए, प्रसिद्ध कलाकार उन्नी कृष्ण रूबी ने कथित तौर पर ओमान की राजधानी मस्कट में आत्महत्या कर ली, ओमान की राजधानी मस्कट में आत्महत्या कर ली। अगला सवाल, रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को किस देश, मतलब उसको लेकर के, जो विवाद को लेकर के किस देश ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है, तो ये वो देश है जर्मनी, वो देश है जर्मनी, इसमें ऑप्शन बी होगा जर्मनी। देखिए, जर्मनी ने रूस के विपक्षी नेता को जहर देने के आरोप में जर्मनी उस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। चूंकि जर्मनी इस समय यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष भी है और कई यूरोपीय देश ने इस कांड को लेकर रूस की आलोचना की है ना। ऐसा हम लोगों ने देखा है, कुछ दिन पूर्व रूस के विपक्षी नेता जो थे वो यात्रा कर रहे थे विमान से। एलेक्सी नवलनी जो थे विपक्षी नेता रूस के, वो एक साइबेरिया से विमान की यात्रा पर जा रहे थे और उनका विमान में ही चाय पीने के बाद तबीयत खराब हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन का हाथ है और वो उनको हत्या कराने की साजिश थी। एक उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग बर्लिन में कराई गई उनके विमान की और वहाँ उनका उपचार अभी चल रहा है ना, रूस के विपक्ष के नेता की। अगला सवाल, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने डेनिस सापोवालोव के साथ मिलकर अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। ये डेनिस सापोवालोव किस देश से खिलाड़ी हैं, है ना, ये डेनिस सापोवालोव, इसका आंसर बी होगा, कनाडा एक खिलाड़ी है, कनाडा एक खिलाड़ी है। देखिए, रोहन बोपन्ना के जोड़ीदार डेनिस सापोवालोव कनाडा एक खिलाड़ी है, कनाडा के खिलाड़ी है ना। अगला सवाल, किस कंपनी ने कोविड-19 स्वाब कलेक्शन यूनिट विकसित की है? कोविड-19 स्वाब कलेक्शन यूनिट विकसित किस कंपनी ने किया है? तो वो कंपनी है टाटा समूह, टाटा समूह है ना, टाटा समूह ने, इसका आंसर होगा डी, टाटा समूह, टाटा समूह। ठीक है, देखिए, टाटा समूह ने कोविड-19 स्वाब संग्रह इकाई विकसित की है जो कि जोखिम मुक्त सुरक्षित नमूना संग्रह प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। इसके माध्यम से कोविड-19 वायरस की जांच के लिए स्वास्थ्य प्रशिक्षकों, पेशेवरों एवं रोगियों को सुरक्षित तरीके से बिना परेशानी का नमूना संग्रह करने में सहायता प्रदान करेगा। ये जो स्वाब संग्रह इकाई एक तरह का एक यूनिट बनाया गया है टाटा समूह के द्वारा, जिसमें सुरक्षित तरीके से कोविड के जो संक्रामक रोग का जो लोग उससे ग्रसित है उनकी जांच करने के लिए एक बहुत सुरक्षित इकाई बनाया गया है, जिसमें इस कारण स्वास्थ्य कर्मियों को भी कोई उससे खतरा ना हो और जो वहाँ रोगी हैं उनको भी कोई तरह का खतरा ना हो। ठीक है, अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 सितंबर, 5 सितंबर है ना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में इसकी घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के व्यक्तियों में धर्मार्थ या परोपकार के भावना को बढ़ाना और इसके संबंध में जागरूकता फैलाना है ना, जागरूकता फैलाना। अगला सवाल, विश्व के टॉप 400 विश्वविद्यालय की सूची में कितने भारतीय विद्यालय हैं? कितने भारतीय विश्वविद्यालय है? तो यहाँ दो, आंसर दो भारतीय विश्वविद्यालय है टॉप 400 विश्वविद्यालय की रैंकिंग में, जिसमें देखिए एक है भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर। दो विश्वविद्यालय है भारत के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर, है ना। यह रैंकिंग यूनाइटेड किंगडम की संस्था टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है और इस रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पहला स्थान है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पहला स्थान है। अगला सवाल,
ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने किसे टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया? तो यहाँ आंसर होगा के शैलजा, ऑप्शन सी के शैलजा, है ना। देखिए, जो ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट है वो केरला के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। इस सूची में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्नल्ड का दूसरा स्थान दिया है ना। और जो के शैलजा है वो केरला की स्वास्थ्य मंत्री रही हैं, है ना। और वो शिक्षक थी, वो शिक्षक से राजनेता बनी है, वो शिक्षक से राजनेता बनी है। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने वाला देश कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, जर्मनी, है ना। देखिए, जर्मनी जो है चीन के आक्रामक रवैये के कारण अपने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उद्देश्य से जर्मनी इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हो गया है ना। और जर्मनी के इस कदम से जो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड बनाया है उसको मजबूती मिली है, क्योंकि चाइना बहुत आक्रामक तरीके से इकोनॉमिक जो मार्गों को अपना उस पर कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा है। और क्वाड संगठन जो भारत बनाया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिल करके, वो चाइना की आक्रामकता को रोकने के लिए बनाया गया है। और जर्मनी इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने से क्वाड मजबूत हुआ है। ठीक है, अगला सवाल कि भारत का कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रथम स्थान पे है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, है ना, सी, आंध्र प्रदेश, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। देखिए, पिछले वर्ष की भांति ये जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो प्रथम स्थान पर रहा है और इसकी रैंकिंग जारी किया गया है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, है ना। तो इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है इस रैंकिंग में, यानी टोटल 36 इसमें स्थान निर्धारित किया गया है। और प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का मिला है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, और पिछले साल दूसरा स्थान तेलंगाना का था, और इस बार तेलंगाना का तीसरा स्थान है। और पिछले बार जो तीसरा स्थान पर था हरियाणा, वो फिसल के 16वें स्थान पर चला गया है ना। बहुत ज़्यादा उसकी फिसलन हुई नीचे की ओर, है ना। तो प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान तेलंगाना का रहा है ना। और बिहार का स्थान 26वां रहा है और सबसे नीचा स्थान 36वां त्रिपुरा का रहा है, सबसे नीचे त्रिपुरा रहा है ना। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे टॉप स्थान आंध्र प्रदेश का और सबसे नीचे त्रिपुरा। ठीक है, अगला सवाल, तो आज का जो महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन मैंने आज प्रस्तुत किया, आशा है कि ये आपके लिए लाभकारी होगा। तो आज मैं अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ और कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।